उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में हमने निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में जाना था और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में संक्षेप में जाना था, जिसमें हमने एनबीएफसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तार से जाना था और डीएफआई के बारे में, है ना। तो आज एक नया टर्म समझते हैं बैंकिंग से संबंधित, कोर बैंकिंग, CORE, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। कोर बैंकिंग क्या होती है? बैंकों की जो शाखाएं होती है, उनकी शाखाओं का एक प्रकार का जाल होता है जो देश के नागरिकों को सुविधा देता है कि वो देश के किसी भी कोने में रहें, किसी भी राज्य से अगर वो संबंधित है, किसी राज्य में उनका अगर खाता खुला है, अगर वो किसी और राज्य में चले जाते हैं तो जिस बैंक का खाता है उनके पास, वो किसी दूसरे राज्य से भी अपने धन को जमा कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। इसका मतलब है, यानी जैसे आप सपोज यूपी से हैं या किसी भी राज्य से आप मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में आप जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपका सपोज SBI में खाता है, ठीक है, अब SBI की जितनी भी ब्रांचेस जिस भी राज्य में होगी, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे साउथ इंडिया की हो, चाहे ईस्ट इंडिया में हो, आपको वहां अब उस जिस राज्य में आप कमाने गए हैं, किसी भी कार्य से गए हो, अगर रहने चले गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां खाता खुलवाना पड़ेगा। आप वहां जितनी भी ब्रांचेस होंगी SBI की देश के किसी भी कोने में या विदेश में भी हो, तो आप वहां धन जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। यह है कोर बैंकिंग, यानी एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। तो बैंकों की शाखाओं का एक प्रकार का जाल है जो ग्राहकों को सुविधा देता है कि देश के किसी भी कोने से धन की निकासी यानी लेन देन वो कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर बैंकिंग होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति देश में ना होकर कहीं बाहर चला जाए यानी विदेश चला जाए, तब क्या हो? तो वहां पर एक और वर्ड यूज होता है, स्विफ्ट, SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट भी क्या करता है? सूचनाओं के आदान प्रदान की क्या है? प्रणाली है। सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान होता है। यहाँ पे जहां घरेलू देश विदेशी देश के साथ क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है किसी व्यक्ति से संबंधित। जैसे आप भारत के रहने वाले हैं, आप किसी देश में जाते हैं, कोई भी देश मान लीजिए आप वहां जाते हैं, ठीक है, जैसे आपका SBI में खाता है, उस देश में भी SBI की कोई ब्रांच है, आप वहां गए कि भाई मेरा भारत में SBI में खाता है और यहाँ भी SBI की ब्रांच है, तो मैं अपना धन जमा कर सकता हूँ और निकाल सकता हूँ क्या? तो वहां पे उस स्थिति में क्या होगा? जो स्विफ्ट प्रणाली है, स्विफ्ट प्रणाली के माध्यम से चेक किया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति SBI का जो ग्राहक है कि नहीं, उसके बारे में सूचनाओं का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ये क्या होता है? 8 अंकों का होता है, ठीक है, यह 8 अंकों का होता है। कौन? स्विफ्ट। तो स्विफ्ट क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है स्विफ्ट में, जो घरेलू देश का बैंक किसी विदेशी देश के बैंक के साथ क्या करता है? लेन देन में करता है। तो हमने जाना कोर बैंकिंग क्या है और स्विफ्ट क्या है। अब इसके बाद हम समझते हैं NRI जमाएं क्या होती हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI वे नागरिक होते हैं जो नागरिक तो देश के हैं यानी भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो बाहर चले गए हैं यानी निवासी नहीं है यहाँ के, बाहर किसी भी कारणवश चले गए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी नागरिकता अभी भी भारत की है, ठीक है। उनको भारत में जितने भी आप जैसे आपके अधिकार हैं वैसे उनके भी क्या हैं? अधिकार हैं। तो वे होते हैं NRI। तो जो NRI होते हैं उनके लिए स्पेशल खाते होते हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो 3 प्रकार के बैंक खाते खोल सकते हैं। NRE पहला, दूसरा NRO तीसरा, FC NRB। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पहला जो NRI खाता खोल सकते हैं वो है NRE, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, गैर निवासी बाह्य खाता। इसमें क्या होता है? NRI जो है वो इसमें इसके अंतर्गत क्या खोल सकते हैं? यानी चालू खाता भी और बचत खाता, यानी चालू और बचत दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। दूसरा, इसमें जो जमा है वो रुपए और विदेशी मुद्रा दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, जो NRI खाता है, NRI का जो NRI खाता होगा वो उसमें जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कैसा होगा? कर मुक्त होता है। और सबसे बड़ी बात, जो NRI खाता है वो क्या होता है? रिपैट्रिएबल होता है। रिपैट्रिएबल का मतलब होता है स्थानांतरित, यानी आप विदेशों से यानी विदेशी बैंक से अपने देश के या घरेलू बैंक में क्या कर सकते हैं? धन का प्रेषण या स्थानांतरण कर सकते हैं बिना किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तन किए, ठीक है। यानी जैसे आपको डॉलर भेजना है, डॉलर आपने कमाया, अब आपको डॉलर को भेजना है देश में, तो जरूरी नहीं कि आप पहले उसको रुपए में बदलें फिर आप देश में भेजें, ठीक है। तो बिना किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तन किए आप भेज सकते हैं, यानी जो NRI खाता होता है वो क्या होता है? रिपैट्रिएबल होता है, ठीक है। ये हमारा NRI खाते की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। दूसरे प्रकार का खाता जो NRI खुलवा सकता है वो हमारा क्या है? NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, गैर निवासी सामान्य खाता, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये भी क्या है? जो NRI है ये भी चालू खाता और बचत खाता दोनों खुलवा सकता है इसमें भी। लेकिन यहाँ जो जमा होगा वो किसका होगा? जमा केवल रुपया में जमा होगा, यानी मुद्रा केवल कौन सी जमा होगी? रुपया होगा, ठीक है। कोई भी NRI जो भारत में आय अर्जित करता है वो NRO खाते में ही जमा कर सकता है। किसमें? NRO खाते में ही जमा कर सकता है। और यहाँ पे जो ब्याज मिलता है वो कर युक्त होता है। कैसा होता है? कर युक्त होता है। कोई NRI जो भारत में आय अर्जित करता है वो केवल NRO खाते में ही जमा कर सकता है। इसका मतलब अब वो विदेश में है तो वो भारत में आय कैसे अर्जित कर रहा है?
जैसे उसकी कोई कंपनी हो भारत में, या फिर उसकी अपनी कोई संपत्ति हो, जैसे रूम अगर किराए पे दे रखा उठा रखा तो जो किराया आ रहा हो, तो उनको किस में वो जमा कर सकता है? केवल एनआरओ खाते में जमा कर सकता है। ठीक है, यही बोला गया कि अगर कोई एनआरआई भारत से आय अर्जित करता है तो वो उसको एनआरओ खाते में ही जमा कर सकता है, केवल एनआरओ खाते में ही जमा कर सकता है। और यहाँ पे जो ब्याज मिलता है वो कैसा होता है? हमारा कर युक्त होता है। ठीक है, कर युक्त होता है, जबकि हमने देखा था कि जो एनआरई है उसमें जो ब्याज मिलता था वो कर मुक्त होता था। ठीक है, तो एनआरओ खाता नॉन रिपैट्रिएबल है। नॉन रिपैट्रिएबल का मतलब होता है यहाँ अधिकतम एक वर्ष में 10 लाख रुपए ही अधिकतम क्या किया जा सकता है? हस्तांतरित या स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए ही क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में भ्रमण करने आता है, तो अब वो भारत में भ्रमण करने आ रहा है तो उसकी देश की मुद्रा थोड़ी ना यहाँ चलेगी। अगर उसको भारत में भ्रमण करना है, या हम भी किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ भ्रमण करेंगे तो उस देश की मुद्रा ही हमें देंगे, चलेगी, है ना। तो अगर कोई विदेशी भारत में भ्रमण करता है तो उसको भी कौन सा खाता खुला सकता है? एनआरओ खाता वो क्या कर सकता है? खुलवा सकता है। तीसरा हमारा है FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक, विदेशी मुद्रा गैर निवासी बैंक, जिसे कोई भी एनआरआई केवल सावधि जमा के रूप में क्या कर सकता है? खुलवा सकता है। इसे कौन से जमा के रूप में? केवल सावधि जमा के रूप में खुलवा सकता है। किसे? FCNRB को, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस बैंक को, विदेशी मुद्रा गैर निवासी बैंक को। ठीक है, इसमें इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 1 से 5 वर्ष की। कितनी होती है? 1 से 5 वर्ष की। किसकी? FCNRB की। इसमें केवल विदेशी मुद्रा को क्या किया जा सकता है? जमा किया जा सकता है, जैसे डॉलर, यूरो, येन, रेनमिनबी इत्यादि। ठीक है, तो आरबीआई एक और सुविधा देता है। आरबीआई क्या करता है? वर्ष 2022 में आरबीआई ने एक नया नियम लागू किया, यानी विदेशी मुद्रा जो जमा है उसको जमा स्वीकार करता है तो उसको जो बैंक है उनको CRR और SLR नहीं रखना होगा। यानी कोई भी एनआरआई जमा जो होती है उस पर बैंकों को आरबीआई ने CRR और SLR की छूट दी है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष। ठीक है, तो अगर आरबीआई ने बैंकों को CRR और SLR की छूट दी, हमने बताया था CRR और SLR क्या होता है? रिजर्व होता है, जो बैंक या तो अपने पास रखते हैं या तो आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है, बैंक दो प्रकार का रिजर्व रखते हैं, CRR और SLR, एक जो आरबीआई के पास रखते हैं और एक जो स्वयं के पास रखते हैं। तो जो रिजर्व होता है वो बैंकों की साख क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो अगर आरबीआई ने क्या किया? यहाँ पे छूट दी है, यानी आरबीआई ने बैंकों को एनआरआई जमाओं पर CRR और SLR की अगर छूट प्रदान करता है तो इसका क्या मतलब है कि बैंक क्या करेंगे? एनआरआई जमाएं जो होंगी उसको क्या करेंगे? और प्रोत्साहित करेंगे, यानी अधिक से अधिक वो एनआरआई जमाओं पर जोर देंगे। एनआरआई जमाओं पर जोर देने का मतलब डॉलर का अंतर प्रवाह भी होगा, और एनआरआई जो जमाएं होंगी, एनआरआई जमाएं अगर हो रही हैं और उस पर SLR या CRR नहीं रखना पड़ रहा है, यानी रिजर्व नहीं रखना पड़ रहा है। हमने बताया था कि रिजर्व बैंकों की साख क्षमता यानी उधार देने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अगर बैंकों को एनआरआई जमाओं पे रिजर्व नहीं रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब उनकी साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, यानी उनके उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगी। अब अगर बैंक उधार देंगे तो उधार देने के लिए क्या करेंगे? ब्याज या लोन क्या करेंगे? सस्ता करेंगे, है ना। लोन सस्ता कर देंगे तो लोग क्या करेंगे? बैंकों से उधार लेंगे। और हमने बताया था जब बैंक अपने ब्याज को सस्ता कर देता है तो बॉन्ड के यील्ड पे भी कैसा प्रभाव पड़ता है? बॉन्ड का यील्ड कम हो जाता है। क्योंकि अब बैंकों ने अपना ब्याज कम कर दिया तो लोग बैंकों में जमा करने के बजाय बॉन्ड में निवेश करना पसंद करेंगे। बॉन्ड में निवेश करेंगे, इसका मतलब बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि होगी, और बॉन्ड के मूल्य में वृद्धि होने का मतलब बॉन्ड का जो यील्ड है, रिटर्न है, प्रतिफल है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड के मूल्य और बॉन्ड के यील्ड में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। तो अगर आरबीआई को तरलता लाना होता है बाजार में, ये आरबीआई की क्या एक तरीका है? बाजार में तरलता लाने का एक तरीका होता है। यहाँ आरबीआई ने कौन सी नीति का प्रयोग किया? आरबीआई ने विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग किया, जिसके तहत बाजार में क्या आती है? तरलता आती है। ठीक है, तो इस प्रकार आरबीआई क्या करता है? एनआरआई जमाओं पे CRR और SLR को कम करके CRR और SLR को छूट देता है बैंकों को, जिसके कारण बैंक क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं इनके जमाओं पर, जिससे डॉलर का अंतर प्रवाह भी बढ़ता है, ब्याज में छूट मिलती है, यानी बाजार में तरलता आती है, बॉन्ड का जो यील्ड होता है वो भी हमारा क्या होता है? कम होता है। और इसका एक और प्रभाव पड़ता है। एक और प्रभाव क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण है, चालू खाता घाटा जो होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब भुगतान संतुलन के, चालू खाता घाटे का मतलब होता है जब भुगतान संतुलन के चालू खाते में डॉलर का बहिर्प्रवाह डॉलर के अंतर प्रवाह से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, तो उसे चालू खाता घाटा बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। भुगतान संतुलन का जो आदान प्रदान होता है उसमें डॉलर का अगर बहिर्प्रवाह, डॉलर अगर बाहर जा रहा है अपेक्षा किसकी तुलना में? अंतर आने की, यानी डॉलर का बहिर्प्रवाह अंतर प्रवाह से, आउटफ्लो इनफ्लो से अगर अधिक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। और हमने बताया था कि चालू खाता घाटा बढ़ने का मतलब राजकोषीय घाटे में वृद्धि होना। क्यों? क्योंकि चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट और राजकोषीय घाटा दोनों जुड़वा खाता घाटा कहलाते हैं। यानी एक खाता घाटा में वृद्धि होती है तो दूसरा घाटा अपने आप उसके सापेक्ष क्या होती है? उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो जो एनआरआई जमाओं पे आरबीआई ने बैंकों को CRR और SLR की छूट दी है, यानी एनआरआई जमाओं पर CRR और SLR बैंक नहीं रखे, ठीक है, इसकी छूट है उन्हें।
तो ये एक और इसका और एक प्रभाव हमने क्या बताया क्या पड़ता है, चालू खाते घाटे में क्या होती है, कमी होती है। अच्छा, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन से ISPT 2013 में पूछा भी गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन क्या होता है? किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ, किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ एक वित्तीय वर्ष में समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा क्या होता है हमारा, भुगतान संतुलन होता है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन दो खातों से मिलकर बना होता है, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। चालू खाता में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में जो आर्थिक क्रियाओं का लेन देन होता है वो हमारा चालू खाता घाटा में आता है, चालू खाता में आता है। और पूंजी खाता में क्या आता है, एक वित्तीय वर्ष में समस्त विदेशी निवेश तथा विदेशी ऋण को शामिल किया जाता है, किसमें, पूंजी खाता में। तो भुगतान संतुलन दो खातों से मिलकर बना होता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में वस्तु और सेवाओं को लिया जाता है, वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। और पूंजी खाता में विदेशी ऋण और विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। और भुगतान संतुलन किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ एक वित्तीय वर्ष में समस्त आर्थिक क्रियाओं का व्यवस्थित लेखा जोखा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आज NRI जमाएं थी। कोर बैंकिंग क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है। कोर बैंकिंग हमने बताया कि एनी टाइम एनीवेयर, यानी आप देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी कोने में आपका, देश के किसी कोने में किसी भी राज्य में आपका खाता हो और किसी दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो कहीं से भी आप अपने अकाउंट, अगर उसकी शाखाएं हैं तो आप वहां से लेन देन कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में हैं तो स्विफ्ट प्रणाली काम करती है। स्विफ्ट प्रणाली क्या करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, जो 8 अंकों की होती है। यानी जब कोई विदेशी बैंक देसी बैंक से एक दूसरे से सूचनाओं को लेते हैं किसी व्यक्ति के संबंध में, ठीक है, तो वहां पे स्विफ्ट प्रणाली काम करती है। और हमने बताया कि जो NRI होते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो है लेकिन वो निवासी कहीं और का है, यानी भारत को छोड़ के चला गया है किसी और देश में आय अर्जन करने किसी भी कारणवश। ठीक है, तो उसके लिए 3 प्रकार के खाताओं की सुविधा है, NRE, NRO और FC NRB। ठीक है, NRE हमने बताया था कि यहाँ जो ब्याज होता है, जो ब्याज मिलता है वो कैसा होता है, कर मुक्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो जमा होता है वो कैसा, विदेशी मुद्रा और रुपया दोनों में जमा कर सकते हैं। सावधि जमा चालू खाता और बचत खाता दोनों प्रकार के खाता खुलवा सकते हैं NRE में। NRO में क्या होता है, इसमें केवल रुपया मुद्रा का ही जमा किया जा सकता है, यानी विदेशी मुद्रा इसमें जमा नहीं किया जा सकता। और अगर कोई NRI जो है वो भारत में आय अर्जन करता है तो वह केवल किसमें जमा कर सकता है, NRO खाते में जमा कर सकता है। और कोई विदेशी व्यक्ति भी अगर भारत में भ्रमण करता है तो कौन सा खाता खुलवा सकता है, NRO खाता उसको खुलवाना होता है। ठीक है, और FC NRB खाता हमने बताया, FC NRB खाता, इसमें क्या होता है, केवल विदेशी मुद्राओं को ही जमा किया जा सकता है। ठीक है, ये सावधि जमा से संबंधित है। तो इस प्रकार कोई NRI 3 प्रकार के खाते खुलवा सकता है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे NPA। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बैंकिंग का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि वो बैंक का NPA हो गया, इतने करोड़ का NPA हो गया इस बैंक का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।